इंडिया में ईटीएफ की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते थे, अब वो ईटीएफ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको आने वाले 1 मिनट में तुरंत पता चलने वाला है। आप अपने स्क्रीन पर एक ईटीएफ देख पा रहे होंगे जो कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 बीज है। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सुबह के 9:15 बजे, आप इसका प्राइस देखिएगा। इसका प्राइस जो था वो 289 रुपया था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9:15 जो इसका प्राइस था वो 289 रुपया था। और जैसे ही मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, इसका प्राइस बढ़ करके हो जाता है 290 रुपया और 42 पैसा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि मार्केट ओपन होते ही यानी 9:15 बजे ही 10 लाख रुपया इस ईटीएफ में डालता है, तो उस समय के प्राइस 289 रुपये के हिसाब से उसे जो नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएंगे वो 3460 यूनिट मिल जाएंगे। और जब मार्केट क्लोज हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट क्लोज हुआ तब इस ईटीएफ का जो प्राइस था 290 रुपया और 42 पैसा था, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा 10 लाख का, वो बढ़ करके 10,04,913 रुपया हो जाएगा। हालांकि इसमें से कुछ एसटीटी चार्जेस भी कटेंगे, कुछ ब्रोकरेज के भी चार्जेस कटते हैं और कुछ एक्सचेंज के भी चार्जेस कटते हैं। अगर उन चार्जेस को हटा भी दिया जाए, बहुत ज़्यादा भी हटा दिया जाए, मान लीजिए मैं यहाँ से 100-200 रुपया हटा भी देता हूँ, तो भी बहुत ज़्यादा हटा दें तो भी आपके पास 450 रुपया बचता है, जो कि आपका नेट प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। अभी तक जो आपने सिनेरियो देखा वो सिर्फ एक दिन के चार्ट के हिसाब से उनको 4,500 का प्रॉफिट हो रहा था, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं था। अब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती हो रही थी तब मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल था, और 3 जून को मार्केट में बहुत रैली देखने को मिली और 4 जून को मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर उस चार्ट को मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखता हूँ। 1 साल का चार्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और ध्यान से देखिएगा, जो 3 और 4 जून का डेटा था वो यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा, 3 जून से पहले अगर हम लोग बात करें तो 31 को फ्राइडे था, यानी 31 मई को अंतिम मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद से 1 और 2 तारीख को मार्केट क्लोज था सैटरडे और संडे होने की वजह से, यानी 31 के बाद सीधे मार्केट 3 तारीख को ओपन हुआ था। अब अपने स्क्रीन पर डेट ध्यान से देखिएगा, 31 मई 2024 का जो डेटा है वो 251 रुपया और 15 पैसा है जब ये मार्केट क्लोज हुआ, 251 रुपया 15 पैसा। यानी इसी रेट से 3 जून 2024 को मार्केट ओपन हुआ होगा 251 रुपया 15 पैसा, और 3 जून को जो मार्केट क्लोज हुआ वो 258 रुपया 14 पैसा पे बंद हुआ था। ठीक है, 251.15 से 258.14। मार्केट में कोई मान लीजिए 9:15 बजे 10 लाख लेकर के एंटर होता है इस ईटीएफ में, तो उस समय जो इसका ईटीएफ का प्राइस था वो 251 रुपया और 15 पैसा था, तो उसे नंबर ऑफ यूनिट जो मिल जाते वो 3981 यूनिट्स मिल जाते। और उसी दिन 3 तारीख को ही जब मार्केट क्लोज हुआ तो उस समय जो उसका प्राइस था 258 रुपया और 14 पैसा था, 258 रुपया 14 पैसा। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 10 लाख लेकर के जो वो मार्केट में एंटर हुआ था सुबह में, शाम होते होते उसका नेट जो प्रॉफिट हो गया वो 27,831 हो गया। इसमें से चार्जेस कुछ कट जाएंगे, जो एसटीटी चार्जेस होते हैं, एक्सचेंज पर जो चार्जेस कटते हैं, इसके अलावा ब्रोकरेज के लिए कुछ चार्जेस होते हैं। अगर मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से हटा भी देता हूँ तो भी 27,000 भी अगर हम लोग माने तो 27,000 उस इन्वेस्टर का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अभी आपने पूरे प्रूफ के साथ देखा कि कैसे ईटीएफ के माध्यम से एक ही दिन में ट्रेड करके रिटेल इन्वेस्टर जो है वो हज़ारों रुपया कमा सकता है। यही रीज़न है कि ये जो ईटीएफ है वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में। ईटीएफ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये जितने रिटर्न आपको बना करके दे रहा है उतना ही आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी बहुत घातक हो सकती है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। सबसे पहले ईटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। फंड के नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होगा, कई सारे स्टॉक्स का एक मिला हुआ रूप, जिसे हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया कि ये एक इंडेक्स फंड होगा जिसमें बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक्स उसमें शामिल होंगे। अब इस इंडेक्स को ट्रेड किया जाएगा। ट्रेड का मतलब कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट से पैसे देकर के कुछ सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर इंडेक्स को आप पैसे देकर के खरीद या फिर बेच सकते हैं। अब ये आप जो भी सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं वो कहाँ पर करते हैं? मार्केट में करते हैं, एक्सचेंज पर जाकर के करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये इंडेक्स को खरीदने या फिर बेचने के लिए एक एक्सचेंज बना हुआ है देश में, जिसे आप BSE और दूसरा एक्सचेंज NSE के नाम से जानते हैं। यानी कि ETF जो होगा उसे आप NSE या फिर BSE के माध्यम से ही खरीद या फिर बेच सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब चूंकि यहाँ पर एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट है, एनएससी और बीएससी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए ईटीएफ को खरीदने या फिर बेचने के लिए। जब भी आप ईटीएफ में ट्रेड करना चाहेंगे तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप फ्री में किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करते हुए ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर ट्रेड आप नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान। और जितने भी ईटीएफ आप परचेज करेंगे वो सभी आपका इसी डीमैट अकाउंट में स्टोर होकर के रहेगा। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो ईटीएफ है वो एनएससी पर ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक सेकंड जो है, मैंने एक दिन का चार्ट ओपन किया है, प्रत्येक सेकंड इसका प्राइस ऊपर नीचे इस प्रकार से जा रहा है। प्रत्येक सेकंड देखिए, ये प्रत्येक सेकंड फ्लक्चुएट कर रहा है इसका प्राइस। अब इस ईटीएफ को कैसे बेचते और खरीदते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये मार्केट डेप्थ में अगर आप देखेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 67% लोग जो हैं वो इस ईटीएफ को खरीदना चाहते हैं, वहीं पर 33% जो लोग हैं वो इस ईटीएफ को बेचना चाहते हैं। अब खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे, देखिए ये जो यूनिट है, एक यहाँ पर खरीदने वाला है यानी बायर है और दूसरा सेलर है। अब यूनिट जो खरीदना चाहता है वो किससे खरीदेगा, सेलर से खरीदेगा, और जो बायर है वो क्या करेगा, वो पैसे इसको देगा। जिस प्रकार से आप मार्केट में जाकर के सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाला आपको क्या देता है, सब्जी देता है, और आप उसके बदले में क्या देते हैं, पैसा देते हैं। यानी दोनों के बीच में ही एक्सचेंज होगा पैसे और यूनिट के बारे में। ठीक है, तो सेलर के पास यूनिट अवेलेबल है और वो क्या चाहता है, वो पैसे चाहता है, और पैसे किसके पास है, पैसे बायर के पास है। तो बायर क्या करेगा, पैसे दे देगा सेलर को, और सेलर क्या करेगा, यूनिट दे देगा इस बायर को। यहां तक क्लियर हो गया। तो उसी के लिए यहां पर बिड प्राइस तय किया जाता है। अब जैसे प्रत्येक सेकंड इस ईटीएफ का प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है, तो किसी ने यहां पर बिड डाला कि मैं 9 यूनिट जो है वो इस ईटीएफ का खरीदना चाहता हूं और इस रेट पर खरीदना चाहता हूं। मतलब कि यहां पर ईटीएफ में क्या होता है कि अपना रेट जो इन्वेस्टर है वो खुद से तय करता है कि मैं इतने रेट पर इतना यूनिट खरीदना चाहता हूं। अब चूंकि प्रत्येक सेकंड इसका मार्केट क्या है, ऊपर नीचे जा रहा है, और 289 से मैंने आपको दिखाया था 9:15 बजे ये मार्केट ओपन हुआ था, तो जैसे ही 289 रुपया और 14 पैसा को ये हिट करेगा, टच करेगा, वैसे ही उस इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में 9 यूनिट इस ईटीएफ का परचेज होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और जो भी इसका पैसा था वो पेमेंट हो जाएगा उस सेलर के पास, क्योंकि अब देखिए जो 289 रुपया और 14 पैसा, ध्यान से देखिएगा, 289 रुपया और 14 पैसा पर जो इसे बेचना चाहा होगा उसके अकाउंट से यूनिट कटा होगा और पैसा आ चुका होगा इस एक्सचेंज के पास, और जैसे ही ये प्राइस कोई खरीदना चाहा होगा इस प्राइस पर, तो इतने यूनिट उसके डीमैट अकाउंट में चला गया होगा और पैसा उस सेलर के पास चला जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आस्क प्राइस आप देख पा रहे होंगे, यानी कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि 198 यूनिट इस ईटीएफ का बेचना चाहता है। कितने प्राइस पर, 289 रुपया और 20 पैसे पर। तो जैसे ही ये जो वैल्यू है 289 रुपये और 20 पैसे को टच करेगी, उसका इतना यूनिट जो है उसके डीमैट अकाउंट से सेल आउट हो जाएगा, और सेल आउट होने के बाद से जो इसका वैल्यू होगा उसके उस डीमैट अकाउंट में शो होने लगेगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर रेट जो है वो अलग अलग तय किया गया है, और जैसे ही ये रेट टच होगा इनका इतना यूनिट खरीदा जाएगा, और जैसे ही ये वाला रेट टच होगा इनका इतना यूनिट क्या हो जाएगा, सेल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रेड किया जाता है। अब यहाँ पर जरूरी ये है कि आप खरीद और बेच कब सकते हैं। जैसे आप सब्जी मार्केट में गए तो सब्जी आप कब खरीद पाएंगे, जब सब्जी बेचने के लिए कोई अवेलेबल होगा। जब कोई भी सब्जी बेचने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, भले ही आपके पास पैसे क्यों ना हो, आप सब्जी नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार से ईटीएफ में भी होता है। ईटीएफ में क्या होता है कि जब कोई ईटीएफ बेचना चाहेगा तभी आप खरीद पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बेचने वाला नहीं है और आप खरीद लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए। अब ये वॉल्यूम क्या बताती है, यहां पर देख लीजिए, ये टोटल ट्रेड जो है उनकी संख्या बताती है कि इस एक दिन में इस ईटीएफ में 11,06,494 यहां पर ट्रेड हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो 11 लाख वाला डेटा है, आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये वाली डेटा और ये वाली डेटा, तो वही 11,04,000 के आसपास ये वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि जितने खरीदने वाले हैं और जितने बेचने वाले हैं दोनों को मिलाकर के ही ट्रेड तय होता है, और ट्रेड की जो टोटल संख्या होती है उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर तो टोटल इतना वॉल्यूम हो गया, यानी इतना ट्रेड हुआ एक दिन में, और कितने रुपए एक्सचेंज के तौर पर
अदला बदली हुए उसकी वैल्यू है, टोटल ट्रेडेड वैल्यू वो 91.99 करोड़। अब यहाँ पर जब भी आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वॉल्यूम और ये ट्रेड वैल्यू एक दिन का कितना है उसे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वैल्यू कम रही इसका मतलब कि कोई ना तो बेचना चाहता है और ना ही खरीदना चाहता है। अगर ये वैल्यू कम रही तो इसका भी मतलब ये हो गया कि कोई ना तो बेच रहा है और ना ही खरीद रहा है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और कोई, जब आपको पैसे की जरूरत है और अब अगर आप चाहते हैं ETF बेच करके आप पैसा पाना और लेकिन कोई खरीदने वाला अवेलेबल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप चाहकर भी ETF को सेल आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि खरीदने वाला कोई अवेलेबल नहीं होगा। अभी तक आपने देखा कि ETF के माध्यम से कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो हज़ारों रुपया एक दिन में कमा रहा है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ और सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू आपको जानने के लिए सेबी के एक रिपोर्ट को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेबी का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें ये दावा किया गया कि 10 में से 7 जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो लॉस करते हैं, यानी कि 70% जो ट्रेडर हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 30% जो ट्रेडर हैं इंट्राडे ट्रेडर वो प्रॉफिट कमा पाते हैं। अब यहाँ पर इंट्राडे का मतलब कि सेम डे में खरीदना और सेम डे में बेचना, ये ETF पर भी लागू होता है। अगर एक ही दिन में खरीद करके और एक ही दिन में बेच रहे हैं तो 70% जो पब्लिक है वो लॉस कर रही है और सिर्फ 30% पब्लिक जो है वो प्रॉफिट कमा पा रही है। ETF को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर जो बातें कही जाती हैं कि आप यहाँ से दिन का 1% 2% बड़े आराम से कमा सकते हैं, इसका एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं। दिन का 1% मतलब कि महीने का 30%, लेकिन ट्रेडिंग सेशन चूंकि सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, इस वजह से एक हफ्ते में 2 ट्रेडिंग सेशन को हटाना पड़ेगा और 4 हफ्ते एक महीने में होते हैं तो 4 गुणे 2 यानी कि 8 ट्रेडिंग सेशन को हमें हटाना पड़ेगा, यानी 22 वर्किंग डे बचे 22 ट्रेडिंग सेशन। तो 1% अगर एक दिन में हो रहा है तो 22 दिन में कितना हो जाएगा? 22 दिन में 22% हो जाएगा। अब एक महीने में 22% हो रहा है क्योंकि ये टोटल 22 वर्किंग डे किस में आया? एक महीने में। और साल में चूंकि 12 महीने होते हैं तो 12 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो साल में कितना % रिटर्न बनेगा वो हमें पता चल पाएगा। तो 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 264%, साल का 264%। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर ETF इतना ही प्रॉफिटेबल होता, साल में 264% अगर रिटर्न देता, तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर शायद म्यूचुअल फंड की तरफ ना जाता और कोई भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ शायद ना जाता। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स केवल ETF में डे ट्रेडिंग ही कर रहे होते और साल का 264% रिटर्न कमा रहे होते हैं। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ETF को अगर आप एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट ये म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतर रिटर्न आपको बना करके दे सकता है। अगर आप ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। तो ETF अच्छा है लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ना कि ट्रेडिंग के तौर पर। अब ETF म्यूचुअल फंड से कैसे बेहतर हो सकता है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, ETF जो होता है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही होता है, यानी कि कोई भी इंडेक्स जो है उसका ETF अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, एक्टिव फंड अलग है और इंडेक्स फंड जो होता है वो पैसिव फंड होता है और उसी इंडेक्स का ही ETF होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इंडेक्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड से कम होता है और इंडेक्स फंड से भी एक्सपेंस रेशियो कम होता है आपके ETF का। तो पहला तो फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी सालाना जो आपको फ़ी पे करना है एक्सपेंस रेशियो, वो काफ़ी लो होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है ETF के संदर्भ में, जो कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में ये नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया ETF के बारे में। दूसरा, ETF जो होता है वो एक ही दिन में हर एक सेकंड उसका प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अब क्या होता है कि आप देख लीजिए 3 तारीख को जब मार्केट ऊपर उठा और 4 तारीख को जब मार्केट नीचे गिरा, 3 जून की मैं बात कर रहा हूँ और 4 जून की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जब 2024 इलेक्शन के लिए वोटों की गिनती हो रही थी, तो एक ही दिन में मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा था और उससे एक दिन पहले मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था। तो ETF के कंडीशन में आप हर एक सेकंड पर प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और उस हर एक सेकंड पर यूनिट को सेल या फिर बाई कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ये नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट क्लोज होगा 3:30 बजे, उसके बाद जो NAV तय की जाएगी उस AMC के द्वारा, उसी रेट पर आपको यूनिट अलॉट होंगे। मतलब कि अगर आपने सुबह 9 बजे भी
अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए, तो आपको 3:30 का वेट करना होगा जब मार्केट क्लोज होगा, और उसके बाद जब एएमसी एनएवी तय करेगी उस एनएवी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड का यूनिट मिलता है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, आपको रियल टाइम प्राइस यहां पर देखने को मिलता है। अगर आपने 9:15 बजे ईटीएफ परचेज करने के लिए यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट डाला, तो 9:15 बजे जो उसका प्राइस होगा रियल टाइम में आपके डीमैट अकाउंट में जितने भी यूनिट आपने प्राइस के हिसाब से डाले होंगे उतने यूनिट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा ईटीएफ का। तो ये फायदा होता है ईटीएफ में, यानी कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो तो उस कंडीशन में सेम डे और सेम रियल टाइम का एनएवी लेने के लिए आपको ईटीएफ ज़्यादा बेनिफिशियल होगा म्यूचुअल फंड की तुलना में। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि म्यूचुअल फंड में सेम डे तो छोड़िए, कई बार 1, 2, 3 दिन का बाद भी एनएवी मिलता है, जबकि ईटीएफ में क्या होगा, सेम डे में सेम टाइम पर जब आपने रिक्वेस्ट क्लिक किया उसी समय का आपको ईटीएफ का प्राइस मिल जाता है। ये पॉजिटिव साइड हो गया ईटीएफ का। अब इसके कुछ निगेटिव साइड्स भी होते हैं। क्या निगेटिव साइड्स, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला, मैंने आपको बताया कि ये केवल ट्रेड हो सकता है एक्सचेंज पर। कहाँ पर? एक्सचेंज पर, यानी कि इसके खरीदने और बेचने के लिए आपको एक्सचेंज पर ही जो भी प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है उसके खरीदने और बेचने में एएमसी का रोल होता है, यानी कि आप यूनिट जो है वो एएमसी से खरीदते हैं और यूनिट बेचते भी एएमसी को हैं। लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है, ईटीएफ में क्या होता है कि आप यूनिट किसी दूसरे इन्वेस्टर से खरीदते हैं और उसी को दूसरे इन्वेस्टर को जो पहले खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डालेगा आप उसको बेच सकते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी दो व्यक्तियों के बीच में ही यूनिट का ट्रांसफर होगा, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एएमसी और रिटेल इन्वेस्टर के बीच में म्यूचुअल ट्रांसफर होता है यूनिट का। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए कि आप बेचना चाहते हैं अपने ईटीएफ को, लेकिन खरीदने वाला कोई खरीदार नहीं है, तो चाहकर भी आप उसे बेच नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा निगेटिव है, जबकि म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एएमसी जो है वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है खरीदने के लिए। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप एक रिक्वेस्ट डालेंगे, वो एएमसी आपके जितने भी यूनिट होगी वो खरीद लेगी और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ईटीएफ का कि यहां पर जब तक कोई बायर अवेलेबल नहीं होगा तब तक चाहकर भी आप सेल नहीं कर सकते। और इसका जस्ट उल्टा भी होता है कि अगर कोई सेलर अवेलेबल नहीं है तो चाहकर भी आप उस पर्टिकुलर ईटीएफ को बाई नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि ईटीएफ के कंडीशन में, जैसे म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल करने के लिए आप एएमसी के वेबसाइट पर जा सकते हैं, किसी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, या फिर एमएफ सेंट्रल का यूज कर सकते हैं, या फिर आरटीए जो है उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ईटीएफ आपका जो है वो केवल और केवल डीमैट अकाउंट के फॉर्म में रह सकता है, इस वजह से ये आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है इसको सेल आउट करने में। इसको आपको ट्रेड करना पड़ेगा एक्सचेंज पर, यानी कि यहाँ पर जब आप अपने ईटीएफ यूनिट को सेल करना चाहते हैं तो आपको एक्सचेंज पर ही जाना पड़ेगा, जबकि म्यूचुअल फंड में आपके पास यूनिट को सेल आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में से कौन सा बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, तो देखिए, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ही आप ईटीएफ को कंसीडर करिएगा। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जैसे लार्ज कैप की बात करें, तो सेबी के डेटा के हिसाब से बहुत सारे लार्ज कैप जो है एक्टिव फंड वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो लार्ज कैप के कंडीशन में इंडेक्स फंड बेहतर होता है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप में अधिकांश जो एक्टिव फंड होते हैं वो अपने कैटेगरी एवरेज को और साथ ही साथ जो उनका बेंचमार्क होता है उसको बीट कर पाते हैं। लेकिन लार्ज कैप में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप लार्ज कैप का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो उस समय आपके लिए इंडेक्स फंड बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर आप इंडेक्स से भी बेहतर ऑप्शन चाहते हैं तो आपके लिए ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ईटीएफ में आपको रियल टाइम प्राइस मिलेगा। यानी कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट में करेक्शन होगा, तो आप ज़्यादा यूनिट्स कलेक्ट कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के कंडीशन में मार्केट जब ओपन हुआ तो बहुत तेज़ी से गिरा, लेकिन 3:30 बजे होते होते मार्केट फिर से रिकवर कर जाता है। तो अगर आपने इस टाइम पीरियड को देख करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो चूंकि जब मार्केट क्लोज होगा 3:30 बजे के बाद, उसके बाद ही तो एनएवी तय होगा। तो यहां पर आप ये देख करके मार्केट में एंटर किए थे म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज करने के लिए, लेकिन चूंकि ये ऊपर चला गया तो आपको एनएवी हाई मिलेगा, जबकि ईटीएफ में ऐसा नहीं होगा। ईटीएफ में 9:15 बजे मान लीजिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा और 3:30 बजे मार्केट फिर यहां ऊपर चला गया, तो अगर आपने 9:15 बजे मार्केट खुलने के बाद से जैसे ये मार्केट नीचे जा रहा है, अगर आप इस पॉइंट पर अगर आप
अपना रिक्वेस्ट डालेंगे परचेज करने के लिए, तो इस टाइम पीरियड का जो भी इसका एनएवी होगा वो एनएवी आपको अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि इसी रेट पर आपको मिलेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में मार्केट जब क्लोज हो जाएगा, जब प्राइस ऊपर चली जाएगी, तब का रेट आपको मिलेगा। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि इंडेक्स में केवल इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ईटीएफ जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रियल टाइम प्राइस आपको मिल जाता है, जो कि इंडेक्स फंड में आपको देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ इंडेक्स, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच के डिफरेंस को आप समझ पाए होंगे। साथ ही साथ ईटीएफ से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।